लेकर सामने आते रहते हैं, आप सब इन्हें अपना छात्र नेता भी मानते हैं। दिलीप जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि छात्र हित से जुड़े मुद्दों को आप लोग बराबर उठा रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दिनों के बाद वैसे भी आप आए हैं कैमरे पर सामने मुखातिब हुए हैं, तो सबसे पहले आपसे पहला सवाल जो सबसे अभी गर्म मुद्दा है उस पर करते हैं। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। जो प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए निकाला गया है कि बीपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट होने हैं, 45,000 प्लस सीट्स हैं, तो क्या लगता है इसको लेकर कब तक चलेगा ये, और क्या जो वादे किए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि बीपीएससी इसको इजीली नियुक्त करवा देगा, वो हो पाएगा? देखिए, हम जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं और ये जो शिक्षक बहाली का जो नियमावली नीतीश जी लेके आए थे 2006 में, उस समय से हम विरोध कर रहे हैं। भले उस समय हमको नहीं कोई जान रहे थे, एज ए स्टूडेंट होता है ना, दोस्तों के बीच चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय से हम शिक्षक नियोजन वाली जो प्रक्रिया है नियमावली, उसका हम विरोध कर रहे थे। लेकिन उस समय चूंकि हमको कोई जानते नहीं थे, तो अपने दोस्तों के बीच ही सब बात करते थे कि उनका जो नियोजन की प्रक्रिया बिल्कुल ही गलत है, और एक चपरासी की भी नियुक्ति उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में 2007 से हो रही है। 6 में नियमावली बनी थी, 7 से 8 से जो भी बहाली हो रही हो, यानी कि नीतीश जी जो शिक्षकों की बहाली करते आ रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उस अनुसार कहीं भी चपरासी की भी नियुक्ति नहीं होती है। तो मैं हमेशा इसका विरोधी रहा हूँ और हमेशा ये मांग करते रहा हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति, चूंकि शिक्षक जो है भविष्य निर्माता है किसी भी राज्य, देश या समाज का, तो उनकी नियुक्ति एकदम स्टैंडर्ड तरीके से होनी चाहिए थे। यहाँ तक तो मैं तो कहूँगा कि एक डीएम आईएएस आईपीएस की जो नियुक्ति होती है, जो बहाली होती है, जो परीक्षा होती है, उनसे भी उच्च स्तर की अगर शिक्षकों की बहाली की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शिक्षकों का महत्व होना चाहिए और शिक्षकों की बहाली भी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि चपरासी से भी बदतर स्थिति शिक्षकों की कर दी गई है, चूंकि बहाली प्रक्रिया ही गलत है। तो अभी जो ये नीतीश सरकार ने घोषणा किया है कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की नियुक्ति अब बीपीएससी के थ्रू होगी, तो इसमें भी बहुत सारा लोचा है, इसमें भी बहुत सारा लोचा है। हालांकि हमें थोड़ी खुशी है कि चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है कि कम से कम प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की नियुक्ति ये बीपीएससी के थ्रू करेंगे, तो ये थोड़ी सी खुशी की बात है। लेकिन पूरी खुशी तब होती जो बिहार के सभी शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के थ्रू या कोई और एजेंसी बना दीजिए, कोई और आयोग बना दीजिए, उसके थ्रू आप सेंट्रलाइज वैकेंसी कीजिए। नियोजन निकाय के द्वारा जो बहाली होती है उसको एकदम बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि नियोजन निकाय के द्वारा जो भी बहाली हो रही है उसमें समझिए धांधली पे धांधली हो रही है और सही से टीचर की बहाली नहीं हो पा रही, सीट खाली रह जा रहा है और जिनके पास योग्यता है वो बाहर घूम रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब नियोजन प्रक्रिया जो पिछली वाली चल रही है, जो चरण जो बहुत सारे चल रहे हैं, उसमें भी कई नियोजन प्रक्रियाओं को, कई जिलों की नियोजन प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया गया है क्योंकि वहां गड़बड़ियां सामने आई। तो वैसे में तो वो लोग जो लोग पास कर चुके हैं अच्छे से परीक्षा, जो लोग सक्षम है, उनका तो वहां पे मात खा गया जिस जिले में वो जाएंगे, वो तो मत खाएंगे। और इसमें भी देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक जिले में जब नियोजन चल रहा है तो लगभग सभी जिले में साथ चल रहा है, तो कहीं एक ही जगह वो अपीयर हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि उनका उस प्रखंड में या उस नियोजन इकाई में नहीं हुआ तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उनके पास योग्यता है और दूसरे नियोजन इकाई में उनसे बहुत कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो मेरिट के साथ आप धोखा कर दिए। अगर सेंट्रलाइज वैकेंसी होती तो जिनका ज्यादा मार्क्स है उनको पहले लिया जाता। यही मांग हम बार बार कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज वैकेंसी आप निकालिए, सेंट्रलाइज बहाली कीजिए। तो अभी जो प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की नियुक्ति वाली बात है, तो इसमें लोचा ये है कि नीतीश सरकार की मंशा पे संदेह हो रहा है, क्योंकि इसमें फिर आप कर दिए हैं कि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कई 7 साल 12 साल जो भी हो, प्राइवेट शिक्षक को भी दे रहे हैं मौका और सरकारी शिक्षक को भी दे रहे हैं। प्राइवेट शिक्षक के लिए भी मौका दे दिया गया है कि जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, इन सभी स्कूलों में जो भी एफिलिएटेड स्कूल है वहां से 12 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जिनका संबंध किसी स्कूल में अच्छा होगा, वो शिक्षक नहीं भी होंगे, तब भी एक्सपीरियंस अपना लेटर छपवा लेंगे? देखिए ये तो इसी का तो डर, यही बात मैं कहना भी चाह रहा था कि जब एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं तो ये तो बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे ही कि फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेंगे। अब क्या इसमें नियमावली लाएंगे नीतीश जी तो हमको भी नहीं अभी पता है, लेकिन एक्सपीरियंस की जहां तक बात है तो किसी भी जो जान पहचान वाले स्कूल होंगे या पैसा लेके बना दिया, जैसे टीईटी का ही देखिए, टीईटी का पैसा पे डिग्री खरीदा गया और एक ही शिक्षक 3-3 जगह बहाल हो गए थे। जो शुरुआत में बहाल हुआ 3-3 जगह से वेतन भी उठा रहे थे, अभी भी हो सकता है उठा रहे होंगे 2-4 जगह से, कोई बड़ी बात नहीं है। और राज्य सरकार ने खुद हाईकोर्ट में माना है कि 1.5 लाख फर्जी शिक्षक बहाल है, लेकिन आज तक 1.5 लाख फर्जी शिक्षक को बाहर नहीं कर पाए। तो उन्हीं में से फर्जी शिक्षकों में से हेडमास्टर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दूसरी बात कि बीपीएससी के थ्रू ही बहाली होगी तो फिर उसमें अप्लाई करेंगे कौन? जो नियोजित शिक्षक है, जो फर्जी डिग्री पे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी
शिक्षक फर्जी हैं। जो नियोजित शिक्षक भी हैं उनमें भी बहुत सारे मेरिट वाले हैं, उनमें से बहुत सारे शिक्षक बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत सारे योग्यता वाले भी हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पे गए हैं, जो मार्क्स के आधार पे चले गए हैं। तो मार्क्स तो आप जान रहे हैं कि पैसा पे मार्क्स मिल जाता है बिहार बोर्ड में या फिर यूपी बोर्ड में, खुलेआम होता है, ये सब जान रहा है कि पैसा दीजिए मार्क्स आपका। सीबीएसई पे भी आरोप लग गया, इस बार सीबीएसई पे भी आरोप लग रहा है पैसा पे मार्क्स दिया है। तो वही टीचर बनेंगे तो फिर कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? तो इसके लिए चाहिए था पारदर्शी तरीके से, अगर आपको एक्सपीरियंस वाली बात है तो 7 साल 12 साल नहीं, आप नए वाले को भी मौका दीजिए। मेरा कहना यह है कि जो प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की नियुक्ति वाली बात है, तो आप आईएएस और आईपीएस का डायरेक्ट आप करते हैं, एग्जाम लेते हैं, भले उनको ट्रेनिंग में देते हैं, तो आईपीएस है उनको डीएसपी के पद पे देते हैं, आईएएस है उनको डिप्टी कलेक्टर के पद पे देते हैं ट्रेनिंग के लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल, आपको जो देना है दीजिए, लेकिन आप नए को भी मौका दीजिए ना। आप ये कौन सा बात हो 7 साल 12 साल 5 साल एक्सपीरियंस खोज रहे हैं, तो नया वाला कहाँ जाएगा भाई? तो नए को भी मौका, सबको मौका दीजिए, नया पुराना सबको मौका दीजिए, और जो नए हैं उनको आप अलग से ट्रेनिंग दे दीजिए। आपको इतना है तो क्या दिक्कत है? जब एक आईएएस डायरेक्ट नियुक्त हो सकता है ट्रेनिंग के बाद, डायरेक्ट उसकी परीक्षा होती है, तो फिर हेड मास्टर और प्रधान शिक्षक की डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकती है? तो ये हमें लगता है कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ है कि चलिए पहले से कुछ अच्छा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है, और ये फिर वही घूम फिर के आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये बीपीएससी के थ्रू करेंगे और वही होगा फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर कहीं आरसीपी टैक्स वसूलने वाली बात ना हो जाए। क्योंकि इसमें नियोजित शिक्षक भरेंगे फॉर्म, प्राइवेट शिक्षक भरेंगे, तो फिर उसमें तो अगर कहीं ना कहीं आरसीपी टैक्स के जरिए ये काम होगा, मुझे लगता है। मैं अभी भी कर रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं और उनके पास योग्यता भी है, लेकिन अधिकतर ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके पास योग्यता नहीं है और फर्जी बहाल हुए हैं। अब सीटेट की बात करते हैं। जब सीटेट छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, कल प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, बेसिकली अपने मांग को लेकर वो सामने आए थे, तो उन्हें गांधी मैदान के पास कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। तो क्या कहते हैं कि ये फिर वही बात हो गई? आपने भी कई प्रदर्शन किए हैं, आप भी अपने मांगों को लेकर आगे आए, आपको भी हिरासत में लिया गया, तो क्या आप लिंक कर रहे हैं कि बिहार में अब ऐसा ही है, जब भी आप अपनी हक की मांग करेंगे तो ऐसा ही होगा? देखिए, ये तानाशाही रवैया तो है ही, नीतीश सरकार की तानाशाही और क्रूरता कह दीजिए आप, और एक तरह से अगर तालिबानी भी कह दीजिए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से रवैया ये लोग अपना रहे हैं, आप देखिए ना, आप जनवरी से लेकर अभी तक आप देखिए, तालिबानी नहीं तो क्या है? विधायक को घसीट के मारा जा रहा है, महिला को सारी खींच के मारा जा रहा है, महिला विधायक को सारी खींच दिया जा रहा है, डीएम एसपी लात से मार रहे हैं विधायक को, तो तालिबानी नहीं है तो क्या है? मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में कर रहा हूँ। तालिबानी शासक ही एक तरह से हुआ ना। कैसे मान ले, लोकतंत्र, जहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानून बनते हैं, वहां आप महिला का साड़ी खोल देते हैं। ये कौन सी आपत्ति आ गई भाई कि आपको साड़ी खोलना पड़ा महिला को? बाहर से पुलिस मंगा के आपको डीएम मार रहे हैं, लात जो मार रहे हैं, और आज तक कार्रवाई किस पे हुई? तो 2 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि वीडियो में दिखा रहा है कि डीएम लात मार रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा कि तालिबानी भी शासन भी कह लीजिए, कोई गलत नहीं होगा। और देखिए कि जब से आंदोलन का बिगुल फूका गया बिहार में, और उसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था, इस साल की मैं बात जो करूं तो जनवरी महीने में जब दरोगा बहाली का रिजल्ट आया मेंस का, उस समय शुरू किया, तो क्या आया नोटिफिकेशन पहले कि आप किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सोशल साइट पे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हमने उसका विरोध किया और उससे ज्यादा लिखना शुरू कर दिया, हजारों छात्र लिखना शुरू कर दिए, तो आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हिम्मत है तो कर देते कार्रवाई। उसके बाद फिर जब आंदोलन की बात आई तो क्या बोलते हैं, और नोटिस जारी करते हैं कि अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होगी, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत होगी। लेकिन जब उसका भी विरोध हुआ, अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा, तब फिर नीतीश सरकार के डीजीपी और जो उनके विश्वसनीय हैं आमिर सुबहानी जी, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन करना आपका अधिकार है, अगर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोई खतरा नहीं है, कहीं से नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, सर्टिफिकेट बनाने में कोई खतरा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए हम लोग आंदोलन किए तो मुझ पर बेवजह बहुत सारा केस लाद के मुझे 15 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया। जिस केस में 2 दिन में बेल मिल जाता है, उस केस में मुझे 15 दिन तक बेल नहीं मिल रहा था। उसी तरह देखिए फिर एस्टेट वाले, सीटेट वाले कर रहे हैं तो उनको भी मारा जा रहा है, लाठी मार के भगाया जा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं कि जो हम करें वही सही है। अगर हम बोल दे कि सूरज पश्चिम में उग रहा है तो आप लोग मानिए कि सूरज पश्चिम में उग रहा है। यही नीतीश सरकार अब चाह रही है कि अगर सूरज बोल दिया कि सूरज पश्चिम में उग रहा है तो सूरज पश्चिम में उग रहा है मानिए, नहीं अगर मानिएगा तो आपको जेल में ठूस देंगे। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू, जिस छात्र आंदोलन की उपज आप अपने आप को बताते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग भी छात्र हैं, और आप जिस छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं ना, तो आप उनका नाम जो है सो मिटियामेट कर रहे हैं और उनका नाम बदनाम कर रहे हैं।
आप उस आंदोलन की उपज बता के आप जो है सो बहुत सारा बिहार में कर लिए, लोगों का सहानुभूति ले लिए, लेकिन वैसा आप कुछ कर नहीं रहे हैं और लगातार आप छात्र आंदोलन को ही कुचल रहे हैं। लेकिन अब आप सोच समझ लीजिए कि जिस छात्र आंदोलन के चलते आप सत्ता में आए थे, जिस युवा की वजह से आप सत्ता में 2005 में आए थे, वही युवा और छात्र की वजह से आप सत्ता से बाहर भी होइएगा। मैंने 2020 फरवरी में भी ये बात कही थी कि अगर युवाओं की बात आप नहीं मानिएगा तो आपका राजनीतिक अस्तित्व जो है खतरे में पड़ेगा। और आप देख लीजिए 70-72 सीट से आप चल आए 40-42 सीट पे, और अभी भी अगर नहीं संभालिएगा तो अगला इलेक्शन में कहीं 2 और 4 सीट पे चले आइए। आप प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए। आपको प्रधानमंत्री बनना है ना तो पहले बिहार के युवाओं का सोचिए, भविष्य सोचिए। और अभी देखिए कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन इस बात पे कोई नहीं बोलेगा। मैं जो बात बता, महिलाओं को, छात्राओं को यूपीएससी और बीपीएससी पीटी पास करने पे 50,000 दिया जाएगा हर वर्ग की महिलाओं को। देखिए कितना बेवकूफ बनाया नीतीश जी ने। चुनाव में क्या घोषणा किया था इन्होंने, आप देखिए उनका फेसबुक ट्विटर अकाउंट खोल के, जदयू का भी देख लीजिए फेसबुक ट्विटर, आपको मिल जाएगा, या फिर हो सकता है डिलीट कर दिए हो। नीतीश जी ने घोषणा किया था चुनाव के समय कि अब बीपीएससी का पीटी निकालने पे SC ST BC 1 वाले को जो 50,000 मिलता है अब 1 लाख मिलेगा, और यूपीएससी का पीटी निकालने पे 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन उस बात को इन्होंने गौण कर दिया और सिर्फ महिला को ला दिया कि छात्राओं को, हर वर्ग की छात्राओं को 50,000 मिलेगा। तो ये तो यहाँ पे झूठे साबित हो गए। तो इसी तरह ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो हम लोग अब समझ चुके, बिहार का छात्र समझ चुका है कि ये बस वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सिर्फ महिला पे फोकस, महिला वोट बैंक। बिल्कुल बिल्कुल। महिला आप देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, घोषणा कर दिए कि ग्रेजुएशन पास होने पे 25,000 चुनाव में घोषणा किए थे 50,000 मिलेगा। पता नहीं, अभी हमको नहीं लगता फिर 50,000 देंगे। और अभी आपको बता दें कि 2018, 19, 20 हजारों छात्राओं को अभी तक नहीं मिला पैसा। ये जो योजनाएं लाते हैं लघु उद्योग के लिए भी उन्होंने कहा था कि 5-5 लाख रुपए देने की बात कही थी, वो भी, उसमें भी पैरवी की जरूरत पड़ती है। हमने कई लोगों से सुना है ये बातें, जो लोगों ने अप्लाई किया है, कि ऐसा होता नहीं है, बस बोल दिया गया कि 10 लाख रुपए देंगे। महिलाओं की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं, तो उसमें भी पैरवी करवानी पड़ रही है। तो यहाँ हर योजना में तो अटकते ही हैं हम लोग। 10 लाख देंगे, लेकिन उसके लिए पहले लेंगे कितना, ये भी बता देना चाहिए नीतीश जी को कि 10 लाख तो देंगे लेकिन लेंगे कितना। मुझे तो लगता है कि 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा हो जाता होगा पहले, उसके बाद मिलता है। तो क्या फायदा, आप सोच लीजिए, हर चीज में होता है। ये तो कोरोना काल में भी पिछले साल बोले थे कि बिहार में कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन सब जा रहे हैं। यहाँ तो एक से एक मंत्री बयानबाजी करते हैं। इनका जो एक सुमित कुमार सिंह नया मंत्री बने, वो तो जनवरी से ही 4,000 5,000 हर महीने वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आई है। हर दिन उनका पेपर में देखिएगा कि इतना वैकेंसी, इतना 1000 वैकेंसी आ रहा है। लाइब्रेरी का वैकेंसी निकाल रहे थे विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री, अभी तक लाइब्रेरी का वैकेंसी नहीं आया। दारोगा की बात करते हैं तो दारोगा परीक्षा में भी कहा जा रहा है कि देरी होगा, मतलब दारोगा को लेकर भी कहा रहा है कि डेट्स जो है थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए ये जो दरोगा बहाली हो रही है, 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली जो हो चुकी है, और 2213 दरोगा बहाली, तो ये नीतीश सरकार अपने मन से नहीं बहाली कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों और मीडिया चैनल के बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस चीज को नहीं बता रहे हैं। सब कह रहे हैं कि नीतीश सरकार वैकेंसी निकाली। ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है, इतने पदों पे दरोगा की बहाली, सर्जेंट की बहाली करना, और जो सिपाही भर्ती भी अभी हो रही है, वो सारा पटना हाई कोर्ट का आदेश है। और ये PIL दर्ज हुआ था, उस पर आदेश दिया था कि नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो पुलिस और पब्लिक का रेशियो होना चाहिए, वो बिहार में नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर के बराबर आने के लिए आपको इतना बहाल करना, और ये दिसंबर 2019 तक बहाली होनी थी। लेकिन ये तो बेशर्मी है नीतीश सरकार की कि ये हर साल हलफनामा दायर करते हैं कि हमारे पास जो है सो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, इसलिए हम बहाल नहीं कर पाए। 2446 वाला मामला दब क्यों गया? 2446 बहाली मामला दब गया, दबा दिया गया समझिए। हम तो अभी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दबा दिया गया। जब भी आंदोलन की बात होती है तो 2-4 शिक्षक हैं जो शिक्षा माफिया हैं, 1-2 यूट्यूब चैनल भी हैं, वो लोग इस तरह का बात कर देते हैं कि 2700 दरोगा फिर आ रहा है, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, तो ये होगा वो होगा। अभी आप देखिए, जब आंदोलन की बात पटना में कर रहे थे कुछ दिन पहले छात्र लोग, तो तुरंत अखबारों में खबर छप गई कि 5 दिसंबर को बिहार दरोगा की पीटी होगी 2213 की, लेकिन आयोग ने अपने वेबसाइट पे नहीं डाला था। और आप सोचिए कि पटना से प्रकाशित सभी अखबारों में एक साथ खबर छपती है, वो कैसे छप गई? रिजल्ट किस दिन आएगा, ये खबर कभी नहीं छपती है। इससे पहले भी देखिए दरोगा परीक्षा कब होगी, कभी भी सभी अखबारों में एक साथ नहीं छपी। जब एडमिट कार्ड जारी हो जाता तब रियल डेट पता चलता था। लेकिन आखिर 2213 दरोगा बहाली का क्यों 4 महीना पहले
डेट घोषित अखबारों में छपता, वो भी होगा नहीं एग्जाम। अभी देखिए फिर अखबारों में आज छपा है कि 5 दिसंबर को नहीं होगा, तो पहले भी नहीं था। हम तो उस समय भी बोले थे कि ये सिर्फ और सिर्फ 2446 में जो महाधांधली हुई है उसको छुपाने के लिए, उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये डेट घोषित करवाया गया है अखबारों में। आयोग ने किया नहीं है घोषित, करवाया गया है अखबारों के माध्यम से। और अभी भी